नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार और मैं हूं पेनाज। और सबसे पहले बात योगी की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए का फॉर्मूला लाया था, अब उपचुनाव के लिए उसकी काट खोज ली है। योगी ने आज समाजवादी पार्टी के एक और अभेद दुर्ग सीसामऊ में अखिलेश यादव की बखिया उधेड़ दी, सख्त संदेश दे दिया। उन्होंने कानपुर के सीसामऊ में समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले बोले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीसामऊ में चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ने जिस विधायक को चुनाव जितवाया था वो गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ से लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की पूरी क्राइम शीट ही वहां खोलकर रख दी। उन्होंने इरफान सोलंकी पर कानपुर में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। योगी बोले, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर आए थे उस दिन शहर में दंगे की साजिश रची गई और उसके पीछे इरफान सोलंकी का दिमाग था। सीएम योगी ने करीब 2 साल बाद कानपुर दंगों के पीछे इरफान सोलंकी के नाम का जिक्र आज किया। 60,000 से ज्यादा नौजवानों को पुलिस भर्ती करवा रहे हैं, ये बात योगी ने कही और कहा कि इसमें 20% बेटियां होंगी। ये बेटियां सपा के गुंडों का इलाज करेंगी। इधर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद कर दिया गया। विधायक के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। विधायक ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ झुंझुना बजाकर विरोध दर्ज कराया। सीएम योगी कानपुर में जिस क्षेत्र में गए वो सीसामऊ विधानसभा के अधीन आता है। सपा नेता इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे, लेकिन आगजनी केस में 7 साल की सजा के बाद विधायकी चली गई और ऐसे में अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। साल 2022 में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तब कानपुर दौरे पे आए थे और उस वक्त किस तरह का दंगा वहां भड़का था सबने देखा था, जिसका जिक्र आज योगी ने किया। आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर कमल खिलाना योगी आदित्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहां 2012 में परिसमन के बाद से लगातार 3 चुनाव समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी जीतते रहे हैं, लेकिन जाजमऊ में एक मुस्लिम महिला के घर पर आगजनी और उस पर कब्जा करने के आरोप में उन्हें 7 साल की अदालत ने सजा सुनाई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने यहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को कैंडिडेट घोषित किया है। योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। सीसामऊ में लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी को जिताने वाली जनता से योगी ने डायरेक्ट संवाद कर कहा कि अगर आप सपा का चाल चरित्र और चेहरा देखना चाहते हैं तो कन्नौज देखिए, वहां उनका नवाब ब्रांड है जो रेप के मामले में जेल में बंद है। अयोध्या में उनका एक और ब्रांच है मोइद, जो भी रेप के केस में जेल में बंद है। जबकि सीसामऊ की जनता इरफान सोलंकी के कारनामे बखूबी जानती है, उसका बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं। योगी ने कहा कि सपा के लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको यह एहसास दिलाने आया हूं कि सीसामऊ को सीसामऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की धरती में दंगे की आग नहीं बल्कि विकास की लहर दौड़नी चाहिए। प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक
निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी की मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सीसामऊ में कमल खिलाना क्यों बाबा के लिए बड़ा चैलेंज है, इसे यहां के धर्मकांटा से आप समझ सकते हैं। सीसामऊ मुस्लिम बहुल्य सीट है। 2012 में परिसमन के बाद यहां 1,11,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि हिंदू वोटर हैं 1,80,000। लेकिन वो जातियों में बढ़ जाते हैं। इरफान सोलंकी की बाहुबली इमेज, उसके लिए काम करने वाले गुंडे यहां चुनाव में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि गरीब हिंदू, जिनकी यहां अच्छी खासी तादाद है, वो इरफान सोलंकी की निजी फौज से डर जाते हैं और या तो वोट देते नहीं या फिर उसे ही वोट देते हैं। इसलिए इरफान सोलंकी को यहां हराना बीजेपी के लिए एक चुनौती है, टेढ़ी खीर है। 2022 में बीजेपी यहां से सिर्फ 27,000 वोट से हारी थी। उपचुनाव में इरफान सोलंकी जेल में रहेंगे। ऐसे में उनके लिए उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का चुनाव मैनेज करना आसान नहीं होगा। बीजेपी इसी वजह से यहां इस बार बड़े उलटफेर का चांस देख रही है। बीजेपी किस तरह से यहां उलटफेर कर सकती है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, आइए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सीसामऊ विधानसभा सीट पर मुस्लिम बहुल इलाका है। इसके बाद ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहां 70,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इसके हिंदू वोटरों में सबसे बड़ी तादाद जो है वो दलितों की है। इसके बाद जिनके वोटर हैं करीब 60,000। ओबीसी यहां कम है, जिनकी संख्या 12,411 है, जबकि सिंधी, पंजाबी, क्षत्रिय 6,000 हैं। ऐसे में अगर बीजेपी हिंदू वोटरों को अपने पाले में करती है, सबको एकजुट करने में कामयाब होती है, तो एक अच्छी चुनौती दे सकती है। इरफान सोलंकी की गैरहाजिरी में उनके पोलिंग बूथ तक अगर बिना डर भय के ये तमाम लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं तो सीसामऊ में कमल खिल सकता है। सीसामऊ में बीजेपी ने जीत पक्की करने के लिए एक डिप्टी सीएम और एक कैबिनेट रैंक के मंत्री को और एक राज्य मंत्री को वहां पे डिप्यूट कर दिया है। इसके अलावा 3 एमएलओ और 1 एमएलसी की भी ड्यूटी लगाई हुई है। समाजवादी पार्टी भी अपने इस गढ़ को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। उसने सीसामऊ क्षेत्र से मुस्लिम बीएलओ को हटाने का एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने 98 मुस्लिम बीएलओ को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 98 मुस्लिम बीएलओ हटाकर उनकी जगह गैर मुस्लिम बीएलओ योगी सरकार ने नियुक्त किए हैं। बीएलओ को हटाने का पूरा मामला क्या है, आइए आपको यह भी समझाते हैं। सीसामऊ में 2022 चुनाव में कुल 275 बीएलओ नियुक्त किए गए थे, जिनमें 124 बीएलओ मुस्लिम थे। इन पर कई तरह के आरोप लगे थे। इनमें कई मुस्लिम बीएलओ मदरसे और गैर एडेड स्कूल में टीचर थे। ऐसे ही 98 बीएलओ के खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी, जिन्हें हटा दिया गया। हालांकि जांच के बाद अब 26 मुस्लिम बीएलओ को बहाल भी कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ 72 मुस्लिम बीएलओ हैं जिन्हें हटाया गया है। समाजवादी पार्टी की शिकायतों पर बीजेपी ने कहा है कि जिन 72 बीएलओ को हटाया गया है वो मदरसों के टीचर हैं। उन पर चुनावी ड्यूटी के दौरान कई तरह की गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वोटर लिस्ट में कई गलत नाम जुड़वाए। जांच में ये शिकायतें मिली हैं, ये नाम मिले हैं। ऐसे भी नाम मिले हैं जो अब तक जिंदा नहीं है। इसके अलावा कई वोटर के नाम पता गलत मिले हैं। सीसामऊ क्षेत्र के सिटी मजिस्ट्रेट रामशंकर ने कहा कि बीएलओ को धर्म के आधार पर नहीं हटाया गया है। जिन बीएलओ को हटाया गया है उनमें कई तो टेक्निकल नॉलेज भी नहीं ले पा रहे थे, सीख ही नहीं पा रहे थे और अब चुनाव का
अधिकांश काम जो है वो ऑनलाइन होता है, इसलिए उन्हें हटाकर नए बीएलओ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो बीएलओ एडेड स्कूल और मदरसों से ताल्लुकात रखते थे उन्हें भी हटाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उनके दौर की बार बार याद दिलाई, वहीं उन्होंने कानपुर को 725 प्रोजेक्ट भी दिए। इसके अलावा कानपुर की पहचान रही लाल इमली मिल को दोबारा शुरू करने का संकल्प दोहराया। आपको बता दें कि कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहां बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें थी। योगी आदित्यनाथ ने आज जिस लाल इमली कारखाने का कायाकल्प का संकल्प लिया, उसकी स्थापना 1876 में हुई थी। फरवरी 2014 में इस फैक्ट्री में आखिरी बार प्रोडक्शन हुआ था। शुरुआत में लाल इमली ब्रिटिश आर्मी के लिए कंबल बनाने का काम करती थी। बाद में यहां सस्ते ऊनी कंबल और शॉल बनते थे। लाल इमली का स्वेटर भी बहुत मशहूर था। एक जमाने में लाल इमली एक मजबूत ब्रांड माना जाता था। 1920 में इसे लिमिटेड कंपनी बनाया गया। 11 जून 1981 को कांग्रेस ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसी के बाद इसका पतन शुरू हो गया। 1992 में इसे बीमार यूनिट घोषित कर दिया और 2017 में इस पर ताला लग गया। यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। पूर्वांचल में बड़ा असर रखने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उपचुनाव में बड़ी जीत का ख्वाब पाले हुए हैं। अधिसूचना जारी होने दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा कि वो खुद कितने पानी में है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी राजभर ने, आपको याद दिलाया, ऐसे ही बड़े बड़े बयान दिए थे। अखिलेश को बच्चा और राजनीति का नौसिखिया तक बोल दिया था, लेकिन वो खुद अपने बेटे को घोसी में जीत नहीं दिला सके। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर उसी पुराने चुनावी तेवर में हैं और कह रहे हैं कि जिन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं वो देखें, उपचुनाव में उन्हें जनता जमीन दिखा देगी। 10 विधानसभा में हमारे नेता काम कर रहे हैं और हर जगह सभी संगठन के जो साथी हैं, गठबंधन के जो साथी हैं, जिनका जहां संगठन है, वो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए तैयार है। विपक्ष के लोग दो मुहियां सांप की तरह बोलते हैं। जैसे यही विपक्ष के लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है, कि सत्ता पक्ष जीतता है। वो क्यों कहते हैं? जनता की भावना होती है कि अभी 2.5 साल समय है, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। दूसरा, जो वो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, वो सपना दिवा स्वप्न है और अधिसूचना जारी होने दीजिए, पता लग जाएगा कि वो लोग क्या कह रहे थे। और बात यूपी में रेप आरोपी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी विधायक के अल्टीमेटम की कर लेते हैं। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। 1 हफ्ते में रेप आरोपी के घर पर अगर बुलडोजर नहीं चला तो वो खुद बुलडोजर लेकर निकलेंगे। इसकी वजह से उन्होंने चाहे कितनी भी बड़ी सजा को भुगतना क्यों न पड़े। नंदकिशोर गुर्जर का दावा है कि जमानत पर जेल से छूटे रेप आरोपी नाबालिग लड़की और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ पीड़िता के घर भी गया था और उसके परिवार को धमकाया, उससे मारपीट की। मैं आपको कहा है, इस बेटी की व्यथा देखी नहीं जा रही है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लौनी की एक बेटी, एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथराव बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बढ़कर के ये सोच रहे हैं कि लौनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लौनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के
झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लौनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं। जो सुबह मैंने सुना तो वो जेल चला गया, जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है, और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यह दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचा है। ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और इस मामले में पीड़िता की मां का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरे बेटे के साथ ये मुसलमान का एक लड़का आया, अखिल नाम का। इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से, और बहका के ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा, और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। कितने साल की लड़की मेरे 17 साल की। कितना दिन पहले ये सब कुछ हुआ? 30 सितंबर को। और फिर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुट के आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाके हमारे धमकी देते हैं? जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे, सर यही बोलते हैं। लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। उधर कोलकाता में रेप मर्डर केस में धरना पॉलिटिक्स बदस्तूर जारी है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी धर्मतला में धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। आपको बता दें, इससे पहले कल बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था, और उसके बाद आज ये धरना प्रदर्शन है। सबूतों से छेड़छाड़ और आरोपियों को बचाने का आरोपों का सामना कर रही हैं ममता बनर्जी। वो भी कह रही हैं कि भाई मैं भी प्रोटेस्ट करूंगी। 30-31 अगस्त को बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर चुकी हैं। इसी बीच पूरी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पूरा बंगाल ही नहीं पूरा देश हिल गया है। ममता बनर्जी की सरकार में अफसरों ने रेप मर्डर पर कैसे कैसे लीपापोती की। सुप्रीम कोर्ट भी कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार पर इससे पहले उनकी जांच के तौर तरीकों को लेकर शक-शुबा जता चुका है, कड़ी टिप्पणियां कर चुका है, सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करने को कह चुका है, कहीं 2 पन्ने एक्स्ट्रा जोड़े तो नहीं। लेकिन अब जो एक नया सबूत सामने आया है वो आपको चौंका देगा, हैरत में डाल देगा। दरअसल ये 90 सेकंड के 2 ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है। ये कॉल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टर बिटिया के माता पिता को किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि डॉक्टर बिटिया की मौत सुबह 3 से 4 के बीच हुई थी, लेकिन अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके माता पिता को पहला कॉल 10:53 पर किया। इतना वक्त क्यों लगा? माता पिता से झूठ बोला गया, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पहली कॉल में तबीयत खराब है, पहली कॉल 10 बजे कर रहे हैं आप, इतनी लेट। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल जाती है, इस कॉल में एक और सफेद झूठ बोला जाता है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। पहले तबीयत खराब है, फिर सुसाइड कर लिया अगली कॉल में। अब सवाल यह है कि आखिर किसे बचाने के लिए ममता बनर्जी का प्रशासन झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, जबकि बच्ची दम तोड़ चुकी थी और उसको देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं रहा था। কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খুব খারাপ? অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না।
এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि जो ऑडियो कॉल सामने आए हैं वो सबूत है कि सब कुछ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबियों की देखरेख में हुआ है। अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दिलीप घोष से बात की हमारे संवाददाता ने। देखा गया है कि एक ये ऑडियो क्लिपिंग वायरल हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं क्या अस्पताल छुपाना चाहता था कुछ? देखिए, इसके पहले भी कई ऑडियो क्लिपिंग, वॉइस कॉल आया है। वहाँ की घटना को लेकर आपस में डॉक्टर्स बात करते हुए क्या हुआ, कौन दोषी है, लेकिन किसका है नहीं मालूम है, वो वायरल हुआ है। लेकिन ये जो घटना है, डिप्टी सुपर ने फैमिली को बताया था, उन लोगों ने स्वीकार किया था कि हमें ऐसा खबर दिया गया कि सुसाइड किया है, लेकिन वो इस सबूत के रूप में जो क्लिपिंग आई है, वॉइस कॉल आया है, मुझे लगता है कि कोर्ट को इसको स्वीकार करना चाहिए और उनको बुला करके इस विषय पर पूछताछ करना चाहिए। इतना बड़ा अस्पताल है, इतना डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं क्या सवाल उठता है कि ये छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश किया जा रहा था। भरपूर प्रयास हो रही है और मुझे लगता है कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री का जानकारी में सारा कुछ है, उनका देख रेख में घटना हुआ है, लेकिन बिना एविडेंस के कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब कार्रवाई होगी, अब धीरे धीरे इसको लेकर के आगे भी और पोल खोलेगा। ममता बनर्जी ने नॉर्थ ईस्ट और असम जैसे 5 राज्यों के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे बीजेपी ने एंटी इंडिया कहा है। बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार का आरोप है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के जमात की भाषा बोल रही हैं और इससे पूरे बंगाल में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं, आप पर सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं, क्या इसका मतलब आप निकाल रहे हैं? क्यों ऐसा कह रही हैं वो कि आप लोग पश्चिम बंगाल को जलाना चाहते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ये जो आरजीकर की घटना घटी है, इससे बहुत दुखित है और उसके बाद से जनता बीजेपी नहीं, बीजेपी को छोड़ के भी, बीजेपी एज चीफ पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, बीजेपी अपना काम कर रही है और करेगा भी, लेकिन आम जनता इस सरकार से इतना रूठ गई है, इतना ऊब गई है और इस घटना को केंद्र करके जो आउटबस्ट हुआ है, जो जनता की जो विरोध हर जगह में, वो कैंडल मार्च से लेकर जुलूस से लेकर एक के बाद स्टूडेंट्स लोग भी सड़क पर उतर गए हैं, इससे ममता बनर्जी बहुत भयभीत है और इसी के कारण ममता बनर्जी जब भयभीत हो गई, उनके मुंह से कल जो चीज़ें निकली है वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। एक संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेने वाली एक महिला मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठे रहते हुए अगर ऐसी बात करती है कि हम नॉर्थ ईस्ट को टॉपल करेंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा है जो भाषा कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जमात के लोग यानी एंटी इंडिया वाले लोग वो बोल रहे थे। आज ये शर्म की बात है हमारे लिए भी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा बानी जमात के साथ मैच कर रही है, सेम पिच पे एक साथ चल रही है और ये सब बातें पाकिस्तान भी कहती है। ये बहुत चिंताजनक बात है, इसलिए मैंने गृह मंत्री जी को लेटर लिखा। आपने जो चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, उसमें क्या मांग आपकी तरफ से की गई है? ममता बनर्जी के खिलाफ क्या एक्शन आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, इंटरवेंशन होना चाहिए और मैं तो लीगल कंसल्टेशन भी ले रहा हूँ। अगर मेरे लॉयर्स, मेरे एडवोकेट्स जो हैं, उनसे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें अगर हम जा सकते हैं तो हम कोर्ट भी जाएंगे, हम पीआईएल करेंगे और ममता बनर्जी की कॉन्स्टेंट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए उनको बाध्य करेंगे। वो जब सीधे सीधे ये कह रही हैं और प्रधानमंत्री का नाम लेकर कल उन्होंने मंच से कहा था कि अगर आप पश्चिम बंगाल जलाएंगे, उनका मतलब था उस घटना से जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, सब कह रहे हैं कि वो छात्र नहीं थे, वो बीजेपी के बुलाए हुए लोग थे। एक ऐसी कॉल पर लोग बुलाए गए थे जिससे पश्चिम बंगाल को अस्थिर किया जाए। पत्थरबाजी की गई हमारे पुलिस वालों पर। देखिए, पुलिस ने पहले लाठियाँ भाजी, स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन चलाए, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये क्या ममता बनर्जी को नहीं दिखती? और बीजेपी को क्या ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स के पीछे छिप के हमला करने के लिए? बीजेपी खुद अपना बैनर लेके, अपना झंडा लेके नवान्नों का घेराव कर सकती है।